नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात ईरान की, क्योंकि ईरान के बाद अब इजराइल एक और नए और बेहद खतरनाक वॉर फ्रंट खोलने के लिए तैयार नजर आ रहा है। दुनिया भी ईरान और इजराइल के बीच मचे महायुद्ध के नतीजों को देख ही रही थी कि इस बीच एक बेहद चौंकाने वाला दावा सामने आ गया है। दावा यह है कि इजराइल के निशाने पर अब परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान है। बेंजामिन नेतन्याहू का जंगी इशारा साफ है, जो भी इजराइल के दुश्मनों को पनाह देगा उसका नामो निशा मिटा दिया जाएगा। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान इजराइल के रडार पर आ कैसे गया वो मैं आपको बताती हूं। इजराइल पाकिस्तान में जंग की आशंका क्यों जताई जा रही है वो भी मैं आपको बताती हूं। इजराइल ने पाकिस्तान को जम करके लताड़ लगाई है। ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता तक पर सवाल उसकी तरफ से खड़े कर दिए गए हैं और कहा है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन के प्रति झुकाव है, यह इजराइल की तरफ से बयान दिया गया। कट्टरपंथियों का पाकिस्तान पूरा समर्थन करता है, यह इजराइल ने कहा और पाकिस्तान की भूमिका पर यूएस को भी सतर्क रहने की सलाह इजराइल की तरफ से दे डाली गई है। पाकिस्तान के चक्कर में अमेरिका किसी संभावित जाल में न फंस जाए। इजराइल ने कहा कि बीते 2 सालों में हमास नेताओं के पाकिस्तान दौरे में इजाफा हुआ है। दावा है कि पाकिस्तान मध्यस्थता का ढोंग रच करके पीठ पीछे इजराइल के कट्टर दुश्मनों की मदद कर रहा है और खुफिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि हमास के शीर्ष नेताओं को पाकिस्तान गुपचुप तरीके से अपने यहां शरण दे रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान के नेताओं के साथ इस्लामाबाद की सीक्रेट मीटिंग्स ने इजराइल के गुस्से को और 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। इजराइल इसे पाकिस्तान का बहुत बड़ा धोखा मान रहा है और इस धोखे की सजा सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश है। भौगोलिक रूप से इजराइल और पाकिस्तान के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। दोनों के बीच सीधे जमीनी रास्ते से आमने सामने की जंग लड़ना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आधुनिक दौर की जंग जमीनी रास्तों की मोहताज नहीं होती है, क्योंकि सैन्य ताकत के मामले में दोनों ही देश बिल्कुल भी कम नजर नहीं आते हैं और खास तौर पर इजराइल तो बिल्कुल भी कम नजर नहीं आता है। ग्लोबल पावर इंडेक्स के अनुसार 2026 के आधार पर दोनों देशों की ताकत मैं आपको बताती हूं। अगर बात पाकिस्तान की करूं तो ग्लोबल मिलिट्री रैंक 14वां स्थान है और इजराइल का 15वां। पाकिस्तान का रक्षा बजट 10 बिलियन डॉलर का है और इधर इजराइल का 47 बिलियन डॉलर का है। पाकिस्तान के पास आईएसआई खुफिया एजेंसी है और इजराइल के पास मोसाद। अघोषित तौर पर यह बताया गया कि परमाणु हथियार किसके पास कितने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के पास 170 और दूसरी तरफ 90। पाकिस्तान के पास 6,50,000 से ज्यादा सैनिक है, एक्टिव सैनिक, और यही इजराइल के पास 1,70,000 है। फाइटर जेट्स 469 हैं, दूसरी तरफ 284 हैं। युद्धक टैंक पाकिस्तान के पास 2,627 है और इजराइल के पास 1,300 है। वही सबमरीन पाकिस्तान के पास 8 है और इजराइल के पास 5 है। लेकिन इजराइल को इससे फर्क कब पड़ा? इजराइल पिछले 3 साल से युद्ध में है और 1-2 फ्रंट पर नहीं बल्कि 3-3 फ्रंट पर। गाजा में हमास के साथ, यमन में हूथियों के साथ और लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, और चौथा फ्रंट उसने ईरान के साथ खुला हुआ है। तो किसकी कितनी क्षमता है आंकने अगर बैठे तो इजराइल बहुत ऊपर चला जाएगा उस क्षमता में। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजराइल की संप्रभुता और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी मुल्क को बख्शा नहीं जाएगा। ईरान के मोर्चे से निपटने के बाद इजराइल का पूरा ध्यान अब उन देशों पर है जो आतंकियों के मददगार बने हुए हैं। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान पर इजराइल एयर स्ट्राइक करेगा या फिर यह सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने की एक नई कूटनीति है? अब आपको बताती हूं कि पाकिस्तान इजराइल में जंग हुई तो हालात क्या होंगे। पहली संभावना यह कि पाकिस्तान घोषित और इजराइल अघोषित परमाणु संपन्न देश है और टकराव की स्थिति में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरी संभावना यह है कि पाकिस्तान लंबी दूरी की मिसाइलों से इजराइल को निशाना बना सकता है और इजराइल के एरोज एयर डिफेंस
एरोस्पेस डिफेंस और डेविड स्लिंग सिस्टम मजबूत है। इजराइल के डिफेंस पाकिस्तान के मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। इजराइल फाइटर जेट्स और लंबी दूरी के ड्रोन से भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। तीसरी संभावना यह है कि पाकिस्तान सीधे सेना भेजने के बजाय प्रॉक्सी वॉर शुरू करवा सकता है। मिडिल ईस्ट में मौजूद इजराइल विरोधी गुटों की वो मदद ले सकता है। अब ईरान से निकलते ही इजराइल पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। इजराइल पाकिस्तान का हश्र भी ईरान जैसा कर सकता है। वो सिर्फ इस बात से नाराज नजर आता है कि जो पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता करवाने की बातें कहता है, वो खुद कट्टरपंथी सोच रखता है। हमास के कमांडर्स को, आतंकियों को, यह इजराइल की तरफ से कहा गया, उन्हें शरण देता है। ऐसे में अमेरिका को भी सोचना चाहिए कि वो किसकी मध्यस्थता को स्वीकार करने वाला है। और सीधे तौर पर इजराइल ने यह कहा कि अगर हमास नेताओं को, कमांडर्स को इसी तरीके से वो अपने देश में शरण देने की कोशिश करेगा तो अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। अब रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। इजराइल को नहीं भरोसा, पाकिस्तान पर होगी बम वर्षा। इजराइल का टारगेट सेट, पाकिस्तान में होगा विस्फोट। हमास नेताओं को शरण, आतंकिस्तान पर नेतन्याहू गरम। नेतन्याहू का जंगी ऐलान, ईरान के बाद टारगेट पाकिस्तान। मुनीर शहबाज का धोखा, ट्रंप ने इजराइल को नहीं रोका। ट्रंप का चापलूस मुनीर निकला हमास का स्लीपर सेट। चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले सबसे बड़ा सवाल यह कि हमास को शरण देने वाले पाकिस्तान को क्या इजराइल खत्म करेगा? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। कर्नल सिरोही मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल एसके मलिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रियंका यादव इजराइल समर्थक है, रशिया से हमारे साथ होंगी, डॉक्टर इरशाद अहमद नेता है, पाकिस्तान से हमारे साथ होंगे, उस्मान अहमद पत्रकार है, पाकिस्तान से हमारे साथ होंगे। उस्मान अहमद, क्योंकि आप पत्रकार हैं इसलिए सवाल का जवाब आप दीजिएगा। हमास की कितनी आवभगत पाकिस्तान में हुई? नैना जी, इससे हमास से भी जो बड़ा दहशतगर्द है नेतन्याहू, उसकी कितनी आवभगत इंडिया में होती है? जो बड़ा दहशतगर्द है पहले उसकी बात कर देते हैं, जो नेतन्याहू है ना, नेतन्याहू से शुरुआत कर देते हैं। उस बड़े दहशतगर्द नेतन्याहू के घर जाके उसे जफ्फियां कौन लगाता है? दूसरा गुजरात का दहशतगर्द नरेंद्र मोदी, इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म करने वाला नरेंद्र मोदी। क्योंकि हो सकता है कि पत्रकारों को, आप क्या, खैर आप क्या पत्रकार कितने पढ़े लिखे होते, पता नहीं कौन सी डिग्री लेकर के आते हैं, लेकिन किसी भी देश के प्रधानमंत्री, चाहे वो आपके हो चाहे मेरे देश के हो, उनके शब्दों, उनके लिए उनके पद का मान रखते हुए कम से कम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। बोलिए जी। समझ में नहीं आया आपको उस्मान अहमद? क्योंकि आपको, आपकी जॉब ऐसी है ना कि आपने पाकिस्तानी गेस्ट को बोलने नहीं देना और इंडियन गेस्ट को पूरा टाइम देना होता है। तो फिर जिस वक्त आप क्रॉस टॉक करती हैं तो फिर समझ नहीं आती आपके सवाल की, और मुझे कोई सरप्राइज नहीं है इसी वजह से आपका मीडिया इतना शब्दों का जो इस्तेमाल है थोड़ा पत्रकार वाले स्तर पर करिएगा, किसी आवारा गली में घूमने वाले लोगों की तरह मत करिएगा। बोलिए आप। नहीं, पत्रकार वाला की है ये, इंटरनेशनल मीडिया ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में ऐसी बातें बोली हैं। आप परेशान क्यों हो रही हैं? ये इंटरनेशनल मीडिया ने नेतन्याहू को बोला है, आप चिश्ती चलाती क्यों हैं? जो उनकी हरकत है उन्हीं के हिसाब से तो उनको टाइटल दिए जाएंगे। जो नरेंद्र मोदी जी की हैं
और जो नेतन्याहू की हैं, तो जो बड़े दहशतगर्द है ना नेतन्याहू, उसका आप ख्याल किया करें, उसके हवाले से शो किया करें। 60,000 प्लस बच्चे जो हज़ब में मार दिए उस पर शो किया करें, ना कि आप जो है ना बेचारा इधर नहीं, अब उधर से घुमा पाकिस्तान के फिरा लोग के नहीं तय वो लोग करेंगे, मुझे अपना किस पर बात करनी है। उस्मान अहमद, कितना आपने हमास के नेताओं के गले में माला डाला है और कितना आपने उन्हें कंधों पर उठाया है, उसकी पत्रकारिता की थी क्या पाकिस्तान में? नहीं जी, मीना जी मैंने आपको बोला भी, हाँ। मैंने आपको बोला भी है कि हमारा इससे कुछ ताल्लुक नहीं है। आपको अगर बहुत ज्यादा घेला हो रहा है ना कि हमने स्टेट लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप स्टेट की बात करें ना, आप किसी ने कुछ कर दिया उससे स्टेट का क्या ताल्लुक है? किसी के पर्सनल किसी से रिलेशन या कुछ ऐसा है। और हमास जो कुछ कर रहा है वो सेल्फ डिफेंस में कर रहा है, वो अग्रेसर तो नहीं है। उस पे तो इसराइल अग्रेशन कर रहा है, उनके बच्चों को इसराइल मार रहा है, उनके बड़ों को इसराइल मार रहा है, उनकी जगह पे कब्जा इसराइल कर रहा है। हमास तो सेल्फ डिफेंस कर रहा है भाई। एक सेल्फ डिफेंस करने वाला हमास, हम उसे क्या बोलें? हमने तो उसको अप्रिशिएट ही करना है कि भाई अच्छा है, आप अपना सेल्फ डिफेंस जारी रखो। जिस तरह का आप पे अग्रेशन हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है भाई, ज्यादा लोग किसके मारे जा रहे हैं? इसराइली मारे जा रहे हैं ज्यादा या फलस्तीनी मारे जा रहे हैं? आप देखें, जुल्म तो इसराइल कर रहा है फलस्तीन पे। आप उस पे देखा करें कि जुल्म कहां पर हो रहा है, मासूम कहां पर मारे जा रहे हैं, बच्चे कहां पर मारे जा रहे हैं, कौन इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है, कौन किसी की डिफेंसिव मोड ये हमास का कब ऑन हुआ था? तारीख और वर्ष अगर आप मुझे याद दिला दें तो हो सकता है मेरी याददाश्त वापस आ जाए। आपकी याददाश्त वापस आई तो फिर आप शो कंटिन्यू कर लेना। हाँ। आपकी याददाश्त नहीं आई तो आपको शो नहीं करना चाहिए। डिफेंसिव मोड कब ऑन हुआ था हमास का? देखें जी, बात इसकी सिंपल सी बात है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमास जो कर रहा है वो सेल्फ डिफेंस में कर रहा है। इट्स एज सिंपल एज दिस। और वो इसराइल के बाद आया। इसराइल ने जिस तरह से ये यूके वालों ने इसराइल के साथ किया कि थोड़े से यहूदी थे उनको इतनी ज्यादा लैंड दे दी और फलस्तीनियों का वहां से हक मारना शुरू कर दिया। उससे पहले तो हमास नहीं था ना। तो हमास आया वो इसराइल के बाद ही आया कि भाई इनको इतनी ज्यादा टेरिटरी आपने दे दी। और उसके बाद से ही ज्यूज ने जिस तरह का जुल्म करना शुरू कर दिया मुसलमानों पे, फलस्तीनियों पे, तो फिर जाहिर सी बात है हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन आना ही है। वो क्यों है? हमास का क्या मकसद है? वो तो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, वो तो अपनी टेरिटरी को बचा रहे हैं, अपने लोगों को बचा रहे हैं। वो क्या हालत कर रहे हैं? आप अगर पत्रकार के तौर पर किसी चीज को रिपोर्ट करते हैं, उस्मान अहमद सुनिए, अगर आप पत्रकार के तौर पर किसी चीज को रिपोर्ट करते हैं, किसी घटना के बारे में बताते हैं, तो आप तारीखों का भी जिक्र करते हैं। 7 अगस्त 2023 की तारीख थी जब आसमान से लेकर के, पानी से लेकर के, जमीन से लेकर के हर तरफ से हमास ने घुसपैठ की इजराइल के अंदर। मैं आपको याद दिलाती हूँ 1950 का वक्त था जब यह कहा गया था कि इजराइल इस जमीन पर आकर के बस सकता है। आपको शायद तारीखें याद नहीं होंगी, अब मैं आपको वापस लेकर के आती हूँ। कर्नल मलिक, अब ये पाकिस्तान को पहले तो ये मानना होगा कि हाँ वहां पर तलहा सईद भी है, वहां पर आतंकी संगठन भी है, तब जाकर के वो ये मान पाएंगे कि हाँ उन्हीं तलहा सईद ने माला भी पहनाई थी और उन्हीं तलहा सईद ने हमास के लिए सीधे सीधे कार्यक्रम रखवाए थे मुशायरे के। मेरा आपसे ये सवाल है, 7 अक्टूबर से पहले सब कुछ ओके था? आप इस तरह से इनजस्टिस ना किया करें ना। नहीं, इनजस्टिस नहीं है, आप तो भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता है। मीनाक्षी जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को और मेहमानों को मेरा सादर नमस्कार। देखिए, जो पाकिस्तान मेहमान आते हैं ना, ये सेट एजेंडे के साथ आते हैं। इनके पास 4 लाइनों से ज्यादा कुछ नहीं है। तो है एक दो समझदार आदमी भी आते हैं जो अच्छी रैशनल बात करते हैं और हमारे विरोध में भी बात करें, वो भी अच्छी बात है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो ये बेसलेस बातें उठाते हैं, एजेंडा चलाने लगते हैं, इस पर बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए एक चीज बताता हूँ, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि जो ये पाकिस्तानी हैं, सऊदी अरब में भी है, यूएई में भी है, हर मुस्लिम कंट्री के अंदर ये हैं जहां जहां पे पैसा इनको मिलता है। इसमें से कितने लोग गाजा में गए हैं उनको बचाने के लिए? कितने उनके लिए गाजा में लड़ने के लिए गए? और कितने लोग इनके जाके सीरिया में लड़े? ये बेकार की बात यहां करते हैं कि हम उसने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे ये बात नहीं होती मेरे पाकिस्तानी मेहमान के किसने कितने मार। जब ऑपरेशन युद्ध चलता है एक बार वो छिड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जब युद्ध छिड़ेगा जो ताकतवर कंट्री है वो ज्यादा हावी होगा और वो अपने दुश्मनों का सफाया करने की कोशिश करेगा। अक्टूबर 23 में क्या ऐसी खुजली मची थी हमास को? वो अपना फेस्टिवल मना रहे थे, आपने उनकी बच्चियों को, लड़कियों को, महिलाओं को क्या दुर्दशा किया आपने। और आपसे हमास का आप तेरे से कह रहे वो बचाव में कर, किससे बच रहे हो? कौन सा देश है हमास का? हमास तो खुद एक फीड है, एक पालतू है। हमास, हिजबुल्लाह और ये अंसार अल्लाह सारे के सारे पालतू हैं। और ये पालतुओं को फीड मिलती कहां से है?
इनका पूरा फीड आता है ईरान से, ये आप भी जानते हैं, और राय शायद जो हो सकता है आपका देश भी देता हो इनडायरेक्टली। और एक चीज आपको बता दूं मैं, देखिए जब आप किसी देश में इस तरह से आप किसी बच्चों को उनके माइक्रोवेव में टेम्परेचर सेट करके चलाते हो ना, तो ये समझ लीजिए अगर उस देश के प्रधानमंत्री में जरा सा भी सेल्फ रेस्पेक्ट होगी, वो भून के ही रखेगा। और फिर आप ये मत कहिए कि इनके तो 1250 मरे, इनके 12,000 क्यों मर गए। उस्मान भाई, जब युद्ध छिड़ता है ना, ये नहीं, अब यूक्रेन और रशिया में ये नहीं देखा जाता किसके 10,000 मरे, किसके 1 लाख मरे हैं। देखिए जंग छिड़नी नहीं चाहिए, और जंग अगर छिड़ती है तो फिर वो कंट्रोल नहीं होती है जब तक कि उस देश के ऑब्जेक्टिव मीट ना हो जाए। और कोई भी प्रधानमंत्री हो, आप फट से आप आ जाते हो रेटी टाइप आशा पे। क्यों मोदी जी ने क्या किया, पूरे देश के अंदर हमारे अंदर इतनी खुशहाली आ रही है, ये आपको पछता नहीं है। कश्मीर के अंदर एफिल टावर से भी ऊंचे हम ब्रिज करके और 150 की स्पीड से वहां पे मतलब ग्लास टॉप की हम ट्रेन दौड़ा रहे हैं। आपने देखा है, फोटो में देख लीजिएगा शायद, क्योंकि आपको वैसे तो अपनी आंखों से तो दिखाई देने का सौभाग्य प्राप्त होगा नहीं। और रही बात यह है कि हम अपने देश में इतने खुश हैं, दुनिया में मुसलमान अगर सबसे ज्यादा खुश है तो वो भारत की जमीन है। एक भी मुसलमान पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता। जो आप दम भरते हो ना उम्मा का, एक भी नहीं जाना चाहता, और यहां सारे आना चाहते हैं। ये देश इतना सुंदर है, इस देश पर ना ही सवाल उठाओ तो अच्छा, नहीं तो पर्दे ज्यादा खुल जाएंगे। जी मीनाक्षी जी। ठीक है। प्रियंका, भी हाल फिलहाल की अगर स्थिति देखी जाए तो सीधे तौर पर पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे बयान उस वक्त दिए गए जब मध्यस्थता की जा रही थी इजराइल को लेकर के, और अब इजराइल सीधे तौर पर हमास को, जो मुलाकातें होती है तलहा सईद की, वहां पर हमास का जो आना जाना होता है उसे लेकर के वो निशाना साध रहा है। तो क्या अगला नंबर अब ईरान के बाद पाकिस्तान का होने वाला है? नमस्कार मीनाक्षी जी। मैं पहले तो हमारे पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे पैनलिस्ट को ये बता दूं, हक की बात वो कर रहे हैं जो खुद भीख के हक पे बैठे हैं। जमीनी हक की बात वो कर रहे हैं। दूसरी बात, रही बात इजराइल अटैक करेगा पाकिस्तान पर कि नहीं, देखिए पाकिस्तान का जो सपोर्ट है टुवर्ड्स हमास वो शुरू से ही ओपन रहा है। इनके 2024 में इनके पार्लियामेंट में बुलाया गया, इनको डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पूरा नेशनल लेवल का दिया गया। वो लोग आकर के हमास यहाँ पर इनकी कंट्री के अंदर मार्च निकालते हैं, एलईटी के साथ, लश्कर ए तैयबा के साथ मार्च निकालते हैं, जैश ए मोहम्मद के साथ मार्च निकालते हैं, ओपन मार्च निकालते हैं, उनको सेफ हेवन देते हैं, मीटिंग देते हैं। डॉक्टर नाजिब जहीर और खालिद कसूरी को ये लोग बुलाते हैं, कतर में उनकी मीटिंग करवाने में उनकी हेल्प करते हैं। ना कि सेफ हेवन देते हैं बल्कि उनको मंच भी देते हैं, पूरा ओपन मंच देते हैं। और एनआईए की रिपोर्ट के हिसाब से हमास और जैश ए मोहम्मद, ये पीओके में भी इन्होंने मार्च निकाला है, एंटी इंडिया रैलीज की है और एंटी इंडिया ऑपरेशंस किए हैं। अब रही बात इनकी कि अटैक करेगा नहीं, देखिए 2000 किलोमीटर की दूरी है। इजराइल की दो तरीके की जंग होती है, दो तरीके की रणनीति होती है। एक जंग वो होती है जो अभी लेबनान में चल रही है, जो गाजा में चली, जिसमें कि डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है मिलिट्री टू मिलिट्री। दूसरी इनकी जो जंग होती है वो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, one of my best most impressive technique, that is connecting the dots mission। कनेक्टिंग द डॉट्स मिशन जो इजराइल का है, हार्टलैंड इंस्टीट्यूट की प्रोजेक्ट है, आप जाकर के देख सकते हैं, जिसमें इजराइल अपने मित्र देशों, मित्र कम्युनिटीज को कनेक्ट करके, उनके साथ डिप्लोमेसी करके, उनके साथ ऑर्गेनाइजेशन, वोटिंग कमिटीज ऑर्गेनाइज करके, जैसे कि मेडिटेरेनियन क्वाड जो अभी भारत का और इजराइल का, साइप्रस और ग्रीस का बना है, जैसे कि अब्राहमिक अकॉर्ड, जैसे कि ईसाक अकॉर्ड जो अभी साउथ अमेरिका में साइन हुआ है अर्जेंटीना के साथ और साउथ अमेरिका की कंट्रीज के साथ। सो इस तरीके के जो सिविक सेंस वाले, ज्यूइश वैल्यूज वाले लोगों को इस तरीके से जोड़ना, ताकि ना कि सिर्फ वो अपने मित्रों को इस तरीके से जोड़ता है कि उनके थ्रू, उनकी इंटेलिजेंस के थ्रू अपनी प्रॉक्सीज को और अपने छुपे हुए टेररिस्ट को टारगेट कर सके, बल्कि दूसरा इस तरीके से भी ताकि उनके जो मित्र है, जैसे कि उनको सपोर्ट मिल सके, उनकी इकोनॉमी एनहांस हो सके। इंडिया की डिफेंस में कितना रोल है, सोमाली लैंड उसको इस हद तक कि उसको एक पूरा कंट्री बनवा दिया। दिस इज मार्वलस मूव, दिस इज कनेक्टिंग द डॉट्स, और ये डॉट्स पाकिस्तान तक पहुंच जाएंगे। ये कनेक्टिंग द डॉट्स को हम यूज करेंगे इनकी टेररिस्ट लोगों को वहीं पर ढूंढ के मारने के लिए। कतार के अंदर टपकाया था
ईरान के अंदर टपकाया था, तो इनके यहाँ जो बैठे हुए हमास लीडर्स इनको बिठा ले, कितना भी बुला ले, वहीं कनेक्टिंग द डॉट्स सबको रास्ता जन्नत दिखाएंगे, रास्ता जन्नत वहीं की वहीं, द होल नेक्सस। डॉक्टर इरशाद अहमद, अगर हंसना हो गया हो तो जरा ये बताइए कि आपको लगता है आप फंस चुके हैं? अमेरिका कह रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करिए, आप पाकिस्तान मानेगा अमेरिका की इस बात को या नहीं? और इजराइल आप पर उल्टा चढ़ते हुए नजर आ रहा है कि आप हमास के साथ खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं खातून की बात कर रहा था, खातून की बात से हंसा हूँ कि इन्होंने खुद से माना कि कतर में भी इन्होंने दहशतगर्दी की लोगों को मारा, जाकर के कनाडा में भी मारा इन्होंने सिखों को जाकर के। दहशतगर्दी नहीं बड़ी अच्छी बात कर रही थी, मैं हंसा, मैंने कहा कोई तो खातून ऐसे हिंदुस्तान के उनको टपकाया था, इसको दहशतगर्दी नहीं बोलते। और जो आप ये बड़े खुश होकर के यहाँ बार-बार बुला रहे हैं, शोर ना कीजिए, अभी मुंह बंद रखे, चोंच बंद कीजिए, अपनी बात सुनिए। मैं आपके दरमियान में नहीं बोला। 2-4 जनरल उनके साथ बैठे चाय पीते पीते ही रास्ता जन्नत पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो ये कोई मैंने बड़े आराम से तहम्मुल से आपको सुना। आपके दूसरे साहब भी बैठे हैं, वो हमें भिखारी कह रहे थे। आपने सच बोला कि आपने दहशतगर्दी कतर और कनाडा में की, अच्छा किया आपने, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने आप लोग नंगे हुए, आपका मालूम पड़ गया कि दहशतगर्दी कहाँ से होती है, दहशतगर्दी करवाता कौन है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आप बात करते हैं कि हम भिखारी हैं। हम पूरी दुनिया में अमन के शहदाई हैं और अमन करवाया हमने, पाकिस्तान ने, अजीम पाकिस्तान ने, और ये पूरी दुनिया जानती है और मानती है। तीसरी बात आतंक का चमन है। इस तरह सुनिए, चोंच बंद। 2 तरीके के चमन, एक हमारा चमन है बीजेपी वाला और एक आपका चमन है। आपका चमन है आतंक का चमन, आपका अमन वमन कुछ नहीं है। अपनी चोंच को बंद कीजिए और जब अच्छा सा एक बार आप ये चाहते हैं, सुन के जवाब दीजिएगा, कनेक्टिंग द डॉट्स, सुन के जवाब दीजिएगा, ऐसी बात मत करें आप ना। ये क्या टाटा लगाई हुई है आपने? बात सुनने पहले आप। ऐसे ये तरीका नहीं है बदतमीजी करने का। इंडिया के अंदर और यूएई के अंदर और डायरेक्ट मिशन हो जाएगा। अच्छा प्रियंका सुन लीजिए एक बार, बोलिए आप, थोड़ा लैंग्वेज का ख्याल रखें। दूसरी बात आपने की, देखें आप कह रहे हैं, ये साहब दूसरे भी आपके अरस्तु बैठे थे, कह रहे थे हम भिखारी हैं। हम वाकई भिखारी हैं अमन के, हम वाकई शहदाई हैं अमन के, हम वाकई दहशतगर्दी का खात्मा करने वाला मुल्क है हम वाकई। और इजराइल मनूस की इतनी जुर्रत नहीं कि मेरे पाकिस्तान की तरफ आंख उठा करके देखे, आप कहते हैं हमला कर लेगा वो। उसको सबक ऐसा सिखाया हमने, हमारी फौज ने, हमारे लोगों ने, मुसलमानों ने और ईरानियन ने सबक आपको भी सिखाया कि आप लोग तना खड़े हैं। हिंदुस्तान अब कहाँ खड़ा है ये देखिए। पाकिस्तान में बार बार आपके चैनल्स पे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और आप लोग कहाँ छुपे हुए हैं। सिर्फ आप मीडिया वार के थ्रू कुछ अपने आप को फेस सेविंग करना चाहते हैं, जो कि नहीं हो सकेगा आप, क्योंकि आपने इतनी बड़े बड़े ब्लेंडर किए हैं, इतने बड़े बड़े झूठ बोले हैं, इतना बड़ा बड़ा आपने काम किया, तूफान इकट्ठा किया अपने चैनल्स के थ्रू, मोदी मीडिया के थ्रू, जो कि आपको भुगतना पड़ेगा। अभी देखिए आप कितनी अजीब और गरीब बातें कर रहे हैं, आप तमाम के तमाम लोग इंडियंस बैठ करके और मेरे ये पाकिस्तानी पैनलिस्ट को दबाने की कोशिश कर रहे थे कि मीडिया ये है, मीडिया वो है। देखें आपको, आप भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आप भी मीडिया से बोल रही हैं, आप उनको कह रही थी कि आप चीटर हैं, आप ये हैं वो। देखें ऐसी बातें मत कीजिए। अगर आर्गूमेंट करने आप सीधे तरीके से बात कीजिए। आप बात कर रहे हैं इजराइल की, मैं कह रहा हूं कि इजराइल की इतनी जरूरत नहीं है कि आंख उठा करके भी पाकिस्तान की तरफ देख ले। हमला तो बहुत दूर की बात है। हमला आपने भी करके देखा सिंदूर के नाम पे, फिर लगाया हमने जब सिंदूर, फिर आपको समझ आई कि वाकई पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। कल भी आपके एक रिपोर्टर ने रशियन प्रेसिडेंट के सामने कुछ बात करने की कोशिश की, उसका मुंह बंद कराया, जैसे चोंच में आपकी बंद कराने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह उसका, आपके रिपोर्टर का वहां रशिया में मुंह बंद कराया कि मुंह बंद कीजिए, पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, पाकिस्तान के बारे में बात मत कीजिए। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जरा सोच समझ के पाकिस्तान का नाम लिया करें। पाकिस्तान के खिलाफ जब अगर कोई आर्गूमेंट करते हैं तो अरे हो गया हो पाकिस्तान का गुणगान, तो मेरे सवाल पर आइए, मुझे जवाब चाहिए है कि कहीं आप अमेरिका के साथ तो नहीं फंस गए, फंसा तो नहीं रहे अब्राहम अकॉर्ड पर? पूरी दुनिया के लिए खड़े हैं हम, अमेरिका के साथ खड़े हैं, हम चाइना के साथ खड़े हैं, हम अमेरिका आपके साथ खड़ा है, अमेरिका आपके साथ खड़ा है अब्राहम अकॉर्ड पर। अगर आपने साइन नहीं किए तो क्या होगा आगे? नहीं खड़े तो हिंदुस्तान और इजराइल के साथ नहीं खड़े हैं हम। इन दोनों पाकिस्तानियों का साथ किसे चाहिए, किसे चाहिए पाकिस्तानियों का साथ? चिल्लाते रहेंगे, ये याद रखिएगा आप बात। मैं ये कह रहा हूं कि हम पूरी दुनिया के साथ खड़े हैं। आप लोगों को ना पता है ट्रेन किया जाता है बबल में रहने के लिए, और आप उस बबल में इतने खुश हो जाते हैं कि दुनिया आपको सब कुछ, आपको सिर्फ और सिर्फ
अमन के लिए आतंकिस्तान का नजरिया में पेश करने लगते हैं कर्नल संजीव सिरोही, जिन्हें ये नहीं पता कि इनके यहाँ पर कौन कौन से आतंकी रहते हैं, जिनका नाम ये कभी अपनी जबान पर लाते लाते रुक जाते हैं। ये कहते हैं कि हम अमन की बात करते हैं। मतलब ये तो हंसने जैसा ही कॉमेडी कर रहे हैं और कुछ नहीं। मीनाक्षी जी, मैं अभी सब पैनलिस्ट को सुन रहा था और खास तौर पर जो अरशद साहब बोल रहे हैं, पहली बात तो जो बार बार जो मैडम प्रियंका को जो बार बार आ रही है चोच बंद कर रही है, चोच अपनी बंद कर रही है। पहली बात तो ये लैंग्वेज जो है, इनको अपनी लैंग्वेज को पहले दुरुस्त करना चाहिए, फिर जो बातचीत करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो ये बात कर रहे हैं जी आतंक के हम तो खिलाफ है, आतंक का ये है। पूरी दुनिया जानती है कि आतंक कहाँ से शुरू होता है, दुनिया में कहाँ से शुरू हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी जो है कहाँ पे पकड़ा गया था, तो वो भी मुझे इनको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो बार बार अपना ढोंग पीटते हैं ना कि जी हम तो आतंक के खिलाफ है, आतंक के खिलाफ है, तो आपने मुजाहिदीनों को क्यों सपोर्ट किया, आपने तालिबान को क्यों सपोर्ट किया, और आप कह रहे हो कि जी हम तो इजराइल अगर हमारे ऊपर हमला करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपके ऊपर तो अफगानिस्तान ने हमला किया था, आपके जो फौजियों की पैंटे भी उतार। अब आप मत बोलिए अरशद जी, आपकी बात मैं बहुत देर से सुन रहा था, अब आप बोलना बंद कर दीजिए। उठा करके भी देख ले, पाक उठा के हमने 1971 में देखी, 1900 हाथ उठा। अच्छा निकाल लेना, आप निकाल लेना जब निकालोगे, लेकिन आप हिस्ट्री को अगर आप पढ़ लें तो 1971 की लड़ाई में आपके 93,000 फौजियों का, जिसमें बहुत जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल शामिल थे, उनकी जो है पेंटे उतरवा दी थी हमने। तो ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा हिस्ट्री से लेसन सीख लो, आपके आगे काम आएगा। और आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप लोग हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखते और हर 2, 4 साल, 5 साल में आपको भूखी खानी पड़ती है, लेकिन आप हिस्ट्री से नहीं सीखेंगे। आपके 93,000 आदमी वापस कर दिए, वो जो है आपके ऊपर बहुत एहसान किया था हमने कि आपके 93,000 आदमी वापस कर दिए थे। किसी भी देश में, दुनिया में जहां जहां भी लड़ाई हुई, इतनी संख्या में जो है PW नहीं बने थे जितने आपके बने थे, जिनको आप बोल रहे हो ना कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुंह तोड़ जवाब तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, नंबर 1। नंबर 2, आप जो है ये शांति के, आप कह रहे हैं ना भिखारी नहीं है, हम तो जो है पीस के भिखारी हैं, शांति के भिखारी है। आप ये बताइए आपने कहाँ पे पीस कर रखा है? आप जहां जहां पे हमास को बुला के आप उनको जो है आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको जो मालाएं पहनाई जाती है वकीलों के थ्रू, तो आप जो है जितने दहशतगर्द है दुनिया में, आप सबको सपोर्ट करते हैं। और उसी की वजह से आज ये है कि आपको खुद दहशतगर्दी इतनी भुगतनी पड़ रही है कि आपकी जाफर एक्सप्रेस जो है हर 1 महीने 2 महीने बाद जाफर एक्सप्रेस के पहिए ऊपर होते हैं और दुनिया आपके फौजी वहां पे मरे पड़े होते हैं। ये आपकी देन है अपने देश को। दुनिया का तो आप क्या बिगाड़ोगे, पहले अपने देश को सुधार लो आप। उधर जो है TTP ने आपकी नाक में दम कर रखा है, तो वहां वजीरिस्तान और आगे जो है वहां पे ऐसे ऐसे इलाके जहां पे आपकी फौज जा नहीं सकती। तो आप ये जो दहशतगर्दी की आप वो जो सिफारिश करते हो ना कि हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ है, आपके यहाँ से दहशतगर्दी हमेशा चलती रही है और चलती रहेगी, और इसी दहशतगर्दी के ऊपर आपकी इकोनॉमी चल रही है। और रही बात इस चीज की कि इजराइल हो सकता है आपके ऊपर हमला नहीं करेगा, इजराइल आपके ऊपर हमला नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बेफिक्र रहिए, आप डरो मत। इजराइल आपके ऊपर, मैं भी यही कह रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, उसके बाप की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, वो आपको काबिल नहीं समझता। उसका बाप हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ने हमला करके देख लिया, हिंदुस्तान ने हमला करके देख लिया, हिंदुस्तान उसका बाप है। देख लिया ना आपने, 1971 का हमने सबक सिखा दिया ना उसके बाप को, 1965 का देखा आपने, 1999 का कारगिल वॉर देखा आपने, भी देख लिए ना हमला करके आपका क्या हाल हुआ वो आपको पता है, ठीक है। तो इजराइल के आप जो है, इजराइल को आपको समझता ही नहीं इस काबिल आपके ऊपर हमला करे। इजराइल तो आपको वैसे ही खत्म कर देगा अगर चाहेगा तो इसलिए डोंट वरी, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप डरो मत, जरूरत नहीं, हम डरते नहीं ले रहा हूँ। इजराइल आपके ऊपर हमला नहीं करेगा, आप कितने भी आप तैयारी कर लो। और ये जो फौज है ना आपकी, ये आपकी फौज है, बलूचिस्तान में भी लड़ सकती है, इजरायली से क्या लड़ोगे आप? बलूचिस्तान में रोज आपके इनको पकड़ के ले जाते हैं फौजियों को, आपके जो अफगानिस्तान वाले जो आपके पतलून उतार देते हैं। तो इजराइल तो बहुत ताकतवर देश है, डोंट वरी ऑन दैट। मीनाक्षी जी जी अब जरा मैं जवाब देता हूँ। देखिए बात यह है, आपने कहा कि इजराइल हमला नहीं करेगा, मैंने कहा उसकी जरूरत नहीं, उसके बाप की जरूरत थी, उसने हमला करके देख लिया, उसका बाप है हिंदुस्तान इजराइल का। इजराइल के जब हमने उसके बाप को सबक सिखाया, इजराइल को खुद ब खुद सबक आ गया। इजराइल ने हमला करके ईरानियों पे देखा, अजीम ईरानियों पे देखा, ईरानियों ने उसको मजा चखाया, उसको ऐसा सबक सिखाया
कि उसको नानी की याद दिलवाई और कभी जरूरत नहीं करेगा ईरान पे हमला करने का। अभी वो दहशतगर्दी कर रहा है मुख्तलिफ तरीकों से, कभी सऊदीया पे बम फोड़ता है ईरान के नाम से, कभी कतर के एयरपोर्ट पे हमला करता है, ये इजराइल करता है, ईरानी अजीम लोग हैं। कर्नल मलिक, वो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पर डीजीएमओ लेवल की बातचीत करने के लिए कौन बार बार फोन घुमा रहा था? मीनाक्षी जी देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ। हाँ। इरशाद जी, आप देखिए अपने देश के सम्मानित नेता है, मेरी बात सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर ने इतने मिथक तोड़े हैं। सबसे बड़ा मिथक तो यह है कि हमने तो एक सॉफ्ट नेशन का तमगा उतार के फेंक दिया। पहली बात सुनिए, बात सुन लीजिए जरा, और इसको जरा सोचिएगा जाके, डिबेट के बाद की बात है, ठीक है। दूसरी बात, हमने जो अपने आप को इस्लामिक बम लेके घूमता था दुनिया के अंदर और पूरी दुनिया को धमकी देता फिरता, इस्लामिक बम, एटॉमिक बम हमारे पास है, हमने उसको ठोका। एक बात। दूसरी बात यह है आपके हमने कितने 9, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 9 टेररिस्ट ग्रुप को ठोका है और अच्छी तरह नेस्तनाबूद किया है। और उसका सबूत सबसे बड़ा आप ही के देश में है कि वहां पे आपके देश के जनरल फातिया पढ़ रहे थे। हमने फातिया पढ़ने में मजबूर किया, पूरी दुनिया ने देखा। एक और देखिएगा, आपके 11 एयरबेस, जिसमें से एक एयरबेस वो भी है जिसको चकलाला या क्या पहले नाम बोलते थे, नूर खान, जो आपके देश का नूर है। और जब वहां पे सबसे बड़ा झूठ है आप लोगों का, हमने साबित किया जब हमने अमन करवाया पूरी दुनिया की एयरलाइन, चलो पूरी दुनिया की, सुनिए मेरी बात, हमने झूठ साबित किया। हमने नूर खान एयरबेस पे इसलिए लैंडिंग करवाई तमाम डेलीगेशंस की कि पूरी दुनिया देखे कि हिंदुस्तान जो एंटी रेडियो एक्टिव, वो सबक दिखाओ। अरे सुन लीजिए, आपको पता भी नहीं होगा। जबरदस्त, सुनो, अमेरिकन जो है ना, आपको नूर खान बेस के अंदर घुसने नहीं देते। सुन लो, आप सुन लो, कभी कभी सुनना चाहिए ना, कभी कभी सुनना चाहिए। हम जैसे भी सुनना चाहिए, थोड़ी हमारे अंदर थोड़ा बुद्धि छोटी है, सुन लेना चाहिए हम जैसे कभी कभी। अरे इरशाद जी सुन लीजिए, आपसे गुजारिश है, बड़े प्रेम से गुजारिश है, आप देखिए, जो लोग भीख मांगकर लगातार बोलने से डॉक्टर इरशाद आपका झूठ सच में थोड़ी तब्दील हो जाएगा। आप अपने देश में वोट मांगने के लिए अपनी जनता के सामने झूठ बोल लीजिएगा, आपकी जनता भी आपका सच जानती है कि आपके मरकजों का क्या हाल हुआ है, आपके आतंकियों का क्या हाल हुआ है, आपके कितने आतंकी मारे गए हैं, किस तरीके से पीओके में मुर्शिद, जहां पर आपने ये तमाम मरकज बनाए हुए थे, वहां उनका क्या हाल हुआ है। वो तमाम तस्वीरें तो आई ही थी और बता भी दिया कर्नल मलिक ने किस तरीके से फातिया पढ़ते हुए आपके आसिम मुनीर नजर आए थे। तो आप तो वो देश हैं जो हर बार सिर्फ और सिर्फ आतंक को पनाह देता है। अब भारत से मत उलझिए, क्योंकि भारत से उलझने की औकात पाकिस्तान की नहीं है। अब आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए उस्मान अहमद कि आपने ये जो नया बीज बोया है हमास को लेकर के इजराइल के मन में, आपको पता है इसकी कितनी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। एक तो अब्राहम अकॉर्ड में जाकर के आपको इजराइल के तलवे चाटने होंगे, गाजा में तो वैसे भी आप बोर्ड ऑफ पीस में चले गए हैं, तो चाटने के लिए तलवे आप तैयार हो गए हैं और आपके ही प्रधानमंत्री ने ये पूरी तैयारी की है। वहां पर इसराइल के तलवे चाटने कौन गया था वो आपको भी पता है, और कौन वहां एप्स्टीन फाइल में डांस करता रहा है नेतन्याहू और ट्रंप के इशारों पर। बगल में खड़े होना और किसी देश के राष्ट्रपति के स्टैंड अप कहने पर खड़े होना, ये औकात पाकिस्तान की है, इस देश की नहीं है। तो होनी चाहिए, थोड़ी सी तकलीफ सह लिया करें ताकि मोदी जी आइंदा डांस न करें। अच्छा। एक तो ये मोदी जी को जो मुद्रा हमारे है देश ना, में जो सत्संगा है इसीलिए है, आपके यहाँ पर कम से कम रोते तो नहीं है। अब सुने, थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लें। दूसरी मेरी बात सुने, जब ईरान सिंदूर में काफी मिल गई, जो नेतन्याहू है वो इसराइल छोड़ के भाग जाता है, वो बंकर्स में घुस जाते हैं। जो बहादुर होता है, शेर होता है, दिलेर होता है, वो ऊपर रहता है। बुज़दिल वो होता है जो गरीब होते हैं, उनके यहाँ पर बंकर ही नहीं होते, ऐसा बोला जाता है। बंकर्स में भाग जाते हैं। नेतन्याहू इसराइल छोड़ के भाग जाता है। ये आपकी जो लेडी बात करती है, ये मिशन वो मिशन डॉट मिशन, अरे बुज़दिल हैं इसराइल वाले, बंकर्स में भाग जाते हैं, लड़ते नहीं है, दूसरे कंट्रीज में भाग जाते हैं। भाई क्या आप इनकी तारीफें करते हैं इसराइल वालों की? डरते हो भाई? सामने जिस तरह से ईरान सामने आके लड़ा है, भाई इस तरह से आके लड़ो। आप तो बुज़दिल हो इसराइल वाले, आप तो अमेरिका के चंदे पे पलते हो। दुनिया में आप छोड़ें, आप पाकिस्तान की बात छोड़ें, आप इंडिया की बात छोड़ें, आईएमएफ से कौन पैसे लेता रहता है? वर्ल्ड बैंक से कौन भिखारी की तरह भीख मांगते रहता है? अमेरिका के सामने कौन झोली फैलाते रहता है थोड़े से डॉलर के लिए? जिस होटल में आपने मध्यस्थता करवाई थी वहां का बिल तो आप चुका नहीं पाए, होटल सरीना का, और आप बात कर रहे हैं भीख कौन मांग रहा है? आपकी जब से आजाद हुआ है वो देश कौन सा है जो भीख मांगता है? अगर ये किसी परीक्षा में भी आ जाए ना तो आज सबको पता है। सुन लें, थोड़ा सा सुन लिया करें, आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा। थोड़ी सी बात मेरी सुन लिया करें।
दुनिया इसराइल को क्या मानती है, दुनिया नेतन्याहू को क्या मानती है? क्या दुनिया ने इंटरनेशनल ने यूएन ने बोला हुआ नहीं है इसराइल जेनोसाइड्स कर रहा है? आप उससे मुकर रहे हैं, आप इस मुस्लिम दुश्मनी में इसराइल के साथ हो गए। आपके बड़े पुरखों ने क्या बोला था? आपके बड़े पुरख तो फलस्तीन के साथ खड़े थे। क्या आपके बड़ों ने फलस्तीन की हिमायत नहीं की थी? वो तो उनके साथ खड़े थे। और आज आप मुस्लिम दुश्मनी में इसराइल तो आज भी इंडिया के साथ खड़ा है। और फिलिस्तीन से लेकर के इजराइल तक दोनों ही भारत को सर्वोच्च सम्मान देने वाले राष्ट्र हैं। अगर आपको जनरल नॉलेज नहीं है तो मैं आपको दे देती हूँ यहाँ से। लोगों को मारने में जो है ना आप पेश है। और अब दूसरा मेरी बात सुने, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं। ये कल परसों बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है कि इंडियन कश्मीर में एक ऐसी जगह है जहाँ 4 नस्लों ने बिजली नहीं देखी। ये आपकी कश्मीर की डेवलपमेंट है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है 4 नस्लों ने इंडियन कश्मीर में बिजली नहीं देखी। एक ऐसा गांव भी है। ये आपकी डेवलपमेंट है। लोगों के बाहों में से आप रेले लेके जा रहे हैं अपनी रिलीजियस पिलग्रिम्स के लिए। ये आपकी डेवलपमेंट है। सीएम के पास हथियार नहीं है, ये डेवलपमेंट है। ईद की नमाज कश्मीरी मस्जिद में नहीं पढ़ सकते, ये डेवलपमेंट है। सीएम के अंडर पुलिस नहीं आती, ये डेवलपमेंट है। वो अपने शहीदों की कब्रों पे दुआ करने कश्मीर का सीएम नहीं जा सकता, ये डेवलपमेंट है। ये आपने इज्जत दी है कश्मीर के लोगों के वोट को। इस तरह से इज्जत दी जाती है। और आप कश्मीरियों की बात करते हैं, जहां कहीं कश्मीरी जाते हैं इंडिया में, आप उनको घर किराए पर नहीं देते, उनको कारोबार नहीं करने देते। इतनी वीडियोस में आपको अभी दिखा दूंगा कि आपके लोग कश्मीरियों को पीटते हैं, पूछते हैं कश्मीरी हो मुस्लिम हो, मारते हैं आगे से। पीओके की बातें यहाँ क्यों करते हैं भाई? कुछ अपने पीओके की बातें यहाँ क्यों करने लगते हैं? के साथ बेहतर सलूक करें ताकि वो आपके साथ जुड़े। जितनी तस्वीर आपने अभी तक दिखाई है वो प्रियंका यादव सिर्फ और सिर्फ पीओके की दिखा रहे हैं। ये भूल जाते हैं। इंडियन मुसलमानों का मुल्क है इंडिया। उस्मान साहब, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, जो आपने इजराइल के बारे में, नेतन्याहू के बारे में बोला, भागे वो नहीं है, भागे वहां से आपके हमास के आतंकी है। और आप वो देश है जिसने अक्टूबर 7 के इंसिडेंट पे खुले तौर से जश्न की वीडियो जारी की थी। आप अगर भूल गए हो तो जाकर के देख लीजिएगा। और आप यहाँ बैठ करके बोल रहे हैं कुछ भी, वो वीडियो जारी करने के बाद, इस्माइल हनीये जैसे आतंकी के मरने के बाद आप नेशनल जो है मॉर्निंग डे घोषित कर देते हैं और अक्टूबर 7 पे जो हुआ उस पे आप जश्न का वीडियो जारी करते हैं। आपका ठीक है, इधर ठीक है आप लोगों का, और उसके बाद आप डिबेट कर रहे हैं इसके बाद। और क्या बात कर रहे हैं, एक बर्बरता पूर्ण बेवकूफ की तरह चूहा शेर के सामने जोश दिखाएगा। एक वो आपकी टेक्निक है। दूसरा इजराइल की टेक्निक है जो एक इंटेलिजेंट तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से ज्यूइश वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करते हुए अपनी चीजें कर रहा है। कभी आप उसके साथ कह रहे हो कि उसकी औकात नहीं है, जिसने एक पूरा का पूरा देश बना करके खड़ा कर दिया आज के दौर में सोमालिलैंड जैसा। क्या बोल रहे हैं कि उसकी औकात नहीं है? उसकी औकात पूरा का पूरा देश बनाने की है, तो पूरा का पूरा देश तबाह क्यों नहीं कर दे? इजराइल ईरान के साथ देखिए क्या किया है। 1 महीने के अंदर 40%, खुद उन्होंने क्लेम करा, 1 महीने के अंदर 40% उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी खत्म कर दी। और 1.5 महीना रुक जाते ना तो खंडर बन जाती उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी। समझ गए? और आप कह रहे हैं कि आपको टच करने की औकात नहीं है। आपको तो सुझा देंगे पूरा। थोड़ा सा तसल्ली से बैठिए, उड़िए मत इतना, सूझ जाएंगे पूरा का पूरा। मैं आप लोगों की इन बातों पे बड़ा एंजॉय करता हूँ। देखें, आप इजराइल की इतनी साइड क्यों ले रहे हैं? मैंने वो सच कहा कि हिंदुस्तान का बेटा है, ले रहे हैं साइड। हिंदुस्तान साइड लेता है, हिंदुस्तानी साइड लेता है। ये हिंदू मुस्लिम वाला कोई एंगल नहीं है जो आप यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। अब सुनिए, देखिए मैंने आपकी बात सुनी, आप मुझे सुनिए, मैं आप आपका जवाब देने वाला हूँ। आपका जवाब देने जा रहा हूँ। मैं बड़े बड़े तरीके से बात कर रहा हूँ आपके साथ। देखिए, आप जरा मुंह मत रखें। फिर देखिए, मैं जब कहूँगा चोच बंद करें तो फिर आपको नाराज होते हैं आप लोग। आप देखिए जरा, मैंने जब आपको सुना, आपने बात की, आप जरा सुनिए, हौसला रखिए, मान्यता देते हुए, आपके कल्चर को एक्सेप्ट करते हुए, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। हम जो कि उससे भी पुरानी सोसाइटी है, हम हमारे डॉक्टर इरशाद अहमद अपने देश में नेता होकर के इसी जबान में बात करते हैं महिलाओं से। देखिए, महिलाओं से बात करते हैं, महिलाएं बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि नेताओं के दिमाग में पत्थर पड़ जाएं। उन्हें भी अपनी भाषा को थोड़ा मर्यादित रखना चाहिए। अब अपने देश में अपनी जो को कलीग्स होती हैं, महिला वर्कर्स होती हैं आपकी पार्टी में, वो आप उनसे इसी तरीके से बात करते हैं अगर आपके विचार नहीं मिलते हैं तो? बात करते हैं एहतराम से। मैंने इनके साथ कोई इंसल्टिंग पोजीशन पे नहीं आया हूं मैं। आपके यहाँ पर उर्दू में चोच को क्या अच्छे शब्दों में गिना जाता है?
जब आप बात करती हैं तो दूसरे को सुनने का हौसला रखें, फिर आप शोर क्यों करते दूसरे हैं? का झूठ कौन सुनेगा? दूसरे का झूठ कौन सुनेगा? सोच बंद करें तो दूसरे का झूठ कौन सुनेगा? एहतराम से कह रहा हूँ, जरा सुनिए बात को। हाँ, एहतराम आप बात करना नहीं नहीं सुनते आता हैं। जब मैं आपको। कहता हूँ चोंच बंद करें, फिर चोंच बंद हो जाती है आपकी, फिर आप साथ में डॉक्टर नाराज भी हो इरशाद जाते हैं। अहमद अपने शब्दों को थोड़ा सा लगाम देंगे। यहाँ पर इस तरीके से भाषा नहीं चलती। हो सकता है कि आप अपने यहाँ जिन टीवी चैनल्स पर बैठते हो वहां पर आपको एंकर्स अलाउड करते हो, लेकिन मुझे लगा शायद थोड़ा पाकिस्तानी नेताओं में थोड़ी दिमागी होगा। इतने बददिमाग होंगे ये मुझे आइडिया नहीं था, अगर आपको मुझे इतने बार एक ही शब्द के लिए टोकना पड़ जाए तो। बात करता हूँ, मैं एक इंसानियत के साथ बात कर रहा हूँ, एहतराम के साथ कौन बात सी? कर रहा हूँ। जब आप इज्जत एहतराम से नहीं सुनते हैं तो फिर हमें वो कहते हैं सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से घी निकालें। तो मैं आपको ये मोहतरमा को एक अच्छे नेता की पहचान वही होती है जहां उसकी बातें अगर ना सुनी जाए तो भी वो कम से कम अपना आपा ना खोए। आपकी बातें, झूठी बातें इस पैनल में बैठे हुए बहुतों को पसंद नहीं आ रही। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बदतमीजी पर उतर आए हैं या बदजबानी पर आ गए हैं। इस्राइल के लिए इतना बोल रही हैं ये खातून, जैसे इनके पता नहीं क्या लगते हैं वो, जो उन्हें बैठने के लिए यहाँ पर नहीं रखा गया है। वो आपके सवालों के जवाब देंगे, इसीलिए हैं वो, और बाकी पैनलिस्ट भी। अब एक मिनट बोलने दीजिए ना मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि एक इतना जालिम मुल्क इजराइल, जो इंसानियत का दुश्मन है, जिसने बच्चियों को स्कूलों में कत्ल किया, जिसने इंसानों को कत्ल किया, नाजायज पूरे ममालिक का तबाही की हुई है, उसकी ये खातून इतनी तारीफ कर रही हैं जैसे इनके अब्बा जान लगते हैं वो। देखें, किसी की तारीफ करते हैं, कोई अच्छा काम करता है। हाँ, पाकिस्तान की तारीफ कीजिए। पाकिस्तान ने अच्छा काम किया, करोड़ों लोगों को मरने से बचाया, एक अमन का गहवारा बना पाकिस्तान, पूरी दुनिया की जंग रुकवाई, एटॉमिक जंग रुकवाई। हम एटॉमिक पावर हैं, हम भी लड़ना जानते हैं, लेकिन हम लड़ते नहीं हैं। आपने हमला करके देखा, हमने फिर भी इंसानों की तरह आपको समझाया। इसी तरह हमने इजराइल की भी नाक में नकेल डाल के, उसके गले में पटा डाल के उसको खामोश करवाया, पूरी दुनिया को मुतवज्जो किया कि ये जालिम इंसान है। आप उस जालिम की तारीफ कर रही हैं। क्या मैं आपके गले में फूलों का हार डालूंगा या आपकी तरफ मैं गन सीधी करूंगा कि आप गलत बात कर रही हैं? मैं तो सिर्फ चोंच की बात कर रहा हूँ। खुदा की कसम, जो इजराइल के लिए बात करता है, मेरा दिल करता है मैं उसकी गर्दन उतार लूं। आप इजराइल का नाम लेना छोड़ दें। इजराइल का बिल्कुल ये सब तन से जुदा, तुम्हारी रियलिटी यही है। मैं तो समझा था तुम लीडर हो अच्छे खासे, अरे तुम तो मिट्टी से भी गिरे हुए हो। तो अरे तुम नाली की भाषा बोल रहे हो, गिले हुए। इरशाद तुम नाली की भाषा बोल रहे हो। तुम तो इतने गिरे हुए एक कीड़े की भाषा बोल रहे हो तुम। बात कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। नहीं, एक बात सुनो। अच्छा चुप होइए, मैं सुनाता हूँ तुम्हें। अरे मदरसे की पैदाइश, तुम मदरसे की पैदाइश यही भाषा बोलोगे इरशाद? मैं तो सोचता हूँ तुम नेता हो वहाँ के। नहीं, मैं तो सोचता तुम नेता हो वहाँ के। तुम नेता हो क्या? गली के गलीच हो वहाँ पे? गुंडे हो क्या गली के? अरे गुंडे हो क्या गली के? गली के गुंडे हो क्या वहाँ के? तुम नेता हो यहाँ पे वहाँ पे? अमन कौन सा बन किया तुमने? कौन सा बन किया? प्यार से समझाएंगे, प्यार से नहीं समझेगा, गर्दन उड़ाएंगे। ये हमें इस्लाम सिखाता है कि पहले जो थप्पड़ मारे उसके शर्म नहीं आती तुम्हें इरशाद? इरशाद शर्म नहीं आती? लोगों के धर्म पूछ के मारते हो, लोगों को धर्म पूछ के मारते हो, और ऊपर से कहते हो हमारी तारीफ को। कहीं के तो तारीफ करे आतंकवादी बनाने के लिए, हम भागने के लिए, जाने के लिए। बड़ी तकलीफ हुई है। डायरेक्ट टू हूर 72 हमारे पास टिकट है। देन लग रहे एक को तुम्हारे, है ना? नंबर आ जाएगा सबका, चिंता ना करो, आने लग रहा सबका नंबर। और तुम कहेंगे मैं कह रहा हूँ अब्बा जान है इजराइल, आपके अब्बा जान है जो इतनी तकलीफ हुई है इजराइल के खिलाफ। मैं बात कर रहा हूँ, चीखें हिंदुस्तान की निकल रही हैं। अच्छा इरशाद अहमद, आप डोनाल्ड ट्रंप की गर्दन उतारेंगे फिर? बताइए, वो तो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं ईरान को तबाह करने में। आपके प्रधानमंत्री को भी ले गए थे, उनकी भी गर्दन उतारेंगे क्या आप? आपके प्रधानमंत्री को भी ले गए थे, अब्राहम अकॉर्ड में आपसे साइन भी करवाने वाले हैं। गर्दन उतार लेंगे आप डोनाल्ड ट्रंप की, अपने अब्बा जान की? मैं ये कह रहा हूँ, देखें, आप ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं। आप जवाब दीजिए हाँ या ना में, क्या आप उतार लेंगे डोनाल्ड ट्रंप की गर्दन फिर? आप मुझे बात तो करने दें। यहाँ बाकी बातें मत करिए। डोनाल्ड ट्रंप को फंसाया गया, पूरा अमेरिका पशेमान है इस बात पे कि ईरान पे हमला क्यों किया। आज अमेरिकन क्यों खड़े हैं साथ अमन के लिए? क्यों खड़े हैं पाकिस्तान के साथ? क्यों खड़े हैं पूरी दुनिया के साथ? इरशाद जी, हेलो इरशाद जी, मैं जी कह रहा हूँ, जी कहने का मन नहीं है आपको। के खिलाफ बात कर रहे हैं क्यों? डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं क्यों? कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई।
वो अपनी गलती को तस्लीम करते हैं, अमेरिकन तस्लीम करते हैं कि उनसे गलती हुई। अमेरिका ने कोई गलती मानी है? अरे हमला किया। डिनायल स्टेट के बाशिंदे तुमने कभी गलती मानी है कि हमने अपने पड़ोसियों के साथ गलत व्यवहार किया? अपनी गलती मानी है कभी? दुनिया के अंदर आप कमी निकालने जाते हो, अपनी गलती मानते हो इरशाद? सुनो इरशाद, हम सबके नेता हमला किया, पहले ये बताइए प्रजा कैसी होगी? जिसके नेता ऐसे वहां पे क्या शिक्षा चल रही होगी? मौलवियों की पद्धति की औलाद हो तुम लोग। मौलवी की शिक्षा यहाँ पर पास करते हो, आगे सर उतारोगे, सर कलम करोगे? करके देखो ना, आ जाओ ना, सर कलम करोगे आप? हाँ मेरी बात सुनो, सर कलम करोगे? ऑपरेशन सिंदूर में हमला किसने किया? आपने किया? नहीं, आपने किया? सर कलम कर देंगे, यही सीखा है क्या तुमने? इसी चीज के नेता हो क्या तुम? अरे सुपारी लेते हो क्या तुम? सुपारी लेते हो क्या सर कलम करने की? अगर कोई इजराइल की बात करेगा तो उसका सर कलम कर दोगे। देखिए दहशतगर्दी आपने आपके दहशतगर्द पकड़कर जिंदा वापस की है, इसलिए तुम्हें भगाता है, सऊदी अरब मार के भगाता है, यूएई तुम्हें मार के भगाता है और तुम्हारे कपड़े उतार उतार के भगाता है, और तुम लोग टेररिस्ट को पैदा करते हो, बम बांध के उनको फटने के लिए तैयार करते हो। ठीक है, तुम्हारा ये कंट्रीब्यूशन है। पूरी दुनिया को क्या दे रहे हो तुम लोग? क्या दे रहे हो? क्या देते हो? पूरी दुनिया से लेते हो, कटोरा मांग के लेते हो, विस्फोटक देते हो, हम अमन का पैगाम पूरी दुनिया को दे रहे हैं। पूरी दुनिया के ममालिक मानते हैं कि पाकिस्तान अमन है क्या देने के लिए? तुम्हारे पास है क्या देने के लिए? मालूम है क्या देते हो? दहशतगर्दी करवाता है हिंदुस्तान तो तुम्हें ठीक करेगा, चिंता मत करो, आगे भी करता रहेगा। हमें मालूम है कि हमारा असली निशाना कहाँ है, हम तो जानते हैं ना। तुम्हारी पुश्तों को ना ठीक कर दे, चिंता मत करे, आने दे, फ्यूचर चल रहा है ना, घंटी चल रही है और समय का पहिया घूमता है। ऑपरेशन सिंदूर इनकी नसों में बह रहा है, उसका डर से ये अभी तक बाहर निकल नहीं पाए हैं। जापान में इन्होंने मस्जिद बना ली जिसे तोड़ने की बात हो रही है। ब्रिटेन में ये ग्रूमिंग गैंग बना करके बैठे हुए हैं और यूएई से ये निकाले जा रहे हैं। ये है आपका सच। और आप बात करते हैं कि आप शांति की बातें करते हैं, तो वो शांति जाकर के अपनी मस्जिदों में देखिए जहां पर शिया मुसलमानों के साथ आप जो व्यवहार करते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।